बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द जनरल डाइहाइड्रल ग्रुप एंड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। यानी सबसे पहले हम जनरल डाइहाइड्रल ग्रुप डिफाइन करेंगे, फिर हम उसकी फिगर्स बनाएंगे और उसके ये ग्रुप्स टेबल बनाएंगे। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया जनरल डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। The group generated by the rotation and reflection of rigid body having n equal sides is called the dihedral group of order n, usually denoted by dn। यानी डाइहेड्रल ग्रुप क्या है? बेसिकली ये है कि रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी। यानी कोई एक रिजिड बॉडी होगी जिसमें n इक्वल साइड्स होंगी। जैसे आप रेक्टेंगल देखते हैं, उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ट्राइएंगल में आप 3 साइड्स इक्वल कर सकते हैं। इस तरह स्क्वायर में आपकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस तरह n साइड्स होंगी, किसी भी फिगर की n साइड्स होंगी, और वो अगर n साइड्स इक्वल हों तो उसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शन से जो पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनाएंगे? वो ग्रुप बनाएंगे, और उनको हम बोलते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप। तो अगर n साइड्स है तो उसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, और उसको dn से डिनोट किया जाता है। तो मोस्टली हम क्या है कि फिक्स कर लेते हैं कि जो रोटेशन है, रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज होती है, और रिफ्लेक्शन जो होगी अबाउट वाई एक्सिस होगी। तो रोटेशन क्या है हम एक्स से नोट किया करेंगे, और जो रिफ्लेक्शन है वो हम वाई से नोट किया करेंगे। समटाइम्स ये होता है कि ए और बी से, यानी रोटेशन जो होती है वो ए से नोट कर ली जाती है, और जो रिफ्लेक्शन है वो बी से नोट कर लिया जाता है। और समटाइम्स आर एस, यानी 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक रोटेशन के लिए यूज़ होना होता है और एक रिफ्लेक्शन के लिए। तो पहला हम रोटेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं और दूसरा रिफ्लेक्शन के लिए। इफ एक्स डिनोट्स द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, काउंटर क्लॉकवाइज ये रोटेशन होगी, एंड वाई डिनोट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी, देन डी एन हम किस तरह डिफाइन करेंगे? यानी ये 2 एलिमेंट एक्स और वाई से जनरेट होगा। या कह लें कि ये रोटेशन और रिफ्लेक्शन से जनरेट होगा। इसमें ये होगा कि एक्स रेज पावर एन, यानी एक्स की पावर एन करेंगे। या कह लें कि जब हम एन रोटेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। और वाई स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी जब हम 2 बार रिफ्लेक्शन करेंगे तब आइडेंटिटी आएगा। और एक्स वाई, यानी एक्स वाई को भी अगर हम 2 बार ये प्रोसीड करें तो उसका आंसर भी आइडेंटिटी आएगा। ये कह लें कि एक्स का ऑर्डर इसमें n होगा, वाई का ऑर्डर 2 होगा, और एक्स वाई का ऑर्डर 2 होगा। यानी इन दोनों का ऑर्डर फिक्स रहता है। सिर्फ चेंज होगा तो एक्स का ऑर्डर, यानी जो भी होगा, अगर D1 का ये 2 से स्टार्ट होता है, यानी n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो D2 के लिए क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी एक्स का ऑर्डर 2 होगा। D3 के लिए एक्स का ऑर्डर 3 होगा। तो ये मैं 1 बाई 1 साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसका ऑर्डर 2 होता है, कैसे इसका ऑर्डर 3 होता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल में ये है कि एक्स रेज पावर n, यानी एक्स का ऑर्डर n होगा। और यही देखें, अगर हम कहें कि जो रोटेशन है वो a और जो रिफ्लेक्शन है वो b, तो फिर यहाँ पे हम a और b लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर n की वैल्यू 2 हो तो हम क्या लिखेंगे कि ये एलिमेंट x और y से जनरेट होगा। और n इज इक्वल 2 के लिए क्या है कि जो फिगर होगी, जो रिजिड बॉडी होगी, उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। जैसे हम रेक्टेंगल देखते हैं तो उसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, तो उसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है। तो इसी तरह अगर जब हम ट्राइएंगल यानी इक्विलेटरल ट्राइएंगल ले लें तो उसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तो वहाँ पे n की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी। तो वहाँ पे इस तरह हम ये सारे 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले D2 मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट अब हम इसकी फिगर्स भी बनाएंगे, कैसे ये इनके ऑर्डर्स बनते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 2, यानी ये स्पेशल केस है कि इसको लीन 4 ग्रुप बोलते हैं, या इसको V4 भी बोलते हैं, और ये D2 बनता है, यानी D2 का स्पेशल नाम लीन 4 या V4 ग्रुप है। तो इसको मैंने सबसे पहले डिफाइन किया लीन 4 ग्रुप को। द ग्रुप जनरेटेड बाय द रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड लीन 4 और V4 ग्रुप विच इज आइसोमॉर्फिक टू D2। यानी इसका नाम लीन 4 है। ये क्या है कि रेक्टेंगल की रोटेशन से ये जनरेट होगा, और रेक्टेंगल के साथ रिफ्लेक्शन भी हम देखेंगे, और ये सेम ऐसे ही है जैसे D2 है। तो इसका नाम हमने लीन 4, यानी स्पेशल नाम है इसका लीन 4 या V4। यानी इसको आइसोमॉर्फिक इसलिए कहा कि जो D2 में जैसे रोटेशन होती है एलिमेंट्स की, सेम इसमें भी वैसी ही होती हैं। तो यानी सेम वही चीज़ बनती है जो D2 बनता है। कंसिडर V4 इज इक्वल टू, यानी ये 2 एलिमेंट एक्स और वाई से जनरेट हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये भी हम देखेंगे ये कैसे आइडेंटिटी के इक्वल आता है बाय हेल्प ऑफ फिगर्स। कंसिडर V4 इज इक्वल टू
एक्स वाई से ये जनरेट होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर एक्स डिनोट्स रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे मैंने वो पीछे डिफाइन किया था जनरल में कि एक्स क्या होगा, रोटेशन होगी काउंटर क्लॉकवाइज, एंड वाई डिनोट्स रिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है हमारे पास ए बी सी डी, और हम देखेंगे इसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शन किस तरह होती है। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगल बनाई। रेक्टेंगल आपने ए बी सी डी बनानी है, आप यानी कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो भी। सबसे पहले आप इसको कहीं से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, कोई रूल नहीं है। ए बी सी डी लिखनी है कि लिखने काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी ये रोटेशन रखनी है एक, और ये तरतीब रखनी है ए, फिर यहाँ पे बी आएगा। अब ये नहीं है कि आप सी इधर लिखें और डी इधर लिखें, नहीं, क्या आएगा, ए इधर है, बी इधर है, फिर सी इधर जाएगा और डी इधर जाएगा, यानी इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज ये तरतीब से आपने ये नाम देने हैं। तो यहाँ पे अभी जो मैंने पहली फिगर बनाई, पहली को मैं आइडेंटिटी का नाम दे दूंगा, यानी अभी ना कोई रोटेशन है ना कोई रिफ्लेक्शन है। अब इसके बाद, और ये ज़रूरी नहीं कि आप ए इधर से स्टार्ट करें, आप ए इधर लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे ए, फिर यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। यहाँ पे आप ए लिखें, यहाँ बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी, वो वट एवर जैसे मर्जी आप लिख लें। तो पहले ये फिगर बन गई, तो इसको मैंने आइडेंटिटी का नाम दे दी। अब एक्स क्या है, ये रोटेशन है काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये देखें, एक तो रोटेशन आप करेंगे तो ये वर्टिकल ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल बनेगी, यानी अगर बस आप 90 डिग्री पे इसको रोटेट करें तो, लेकिन 90 पे नहीं, हम इसको 180 पे करेंगे ताकि जैसी हमारे पास पहले फिगर थी फिर आपको वैसी फिगर नज़र आए। तो अब ये देखें, मैंने इसको 180 डिग्री पे रोटेट करवा दिया। तो ये है कि ए पॉइंट यहाँ पे है, तो जब 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो ए पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ए पॉइंट आ जाएगा। फिर ये बी पॉइंट यहाँ पे है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये सी पॉइंट यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये डी पॉइंट जब आप रोटेट करेंगे 180 पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये फिगर बनेगी ए बी सी डी। ये एक्स क्या होगी, एक रोटेशन होगी। अब एक्स स्क्वायर क्या है, फिर एक्स की रोटेशन करें, तो अब फिर रोटेशन करेंगे 180 डिग्री पे, तो ए यहाँ पे चला जाएगा सी की जगह, और बी आएगा डी की जगह, और डी चला जाएगा ये बी की जगह, और ये सी क्या होगा, ये ए की जगह चला जाएगा। तो अब ये देखें, मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, यानी डबल रोटेशन होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो पहले था आइडेंटिटी और जो अब बना, ये दोनों सेम फिगर बन रही हैं, ए बी सी डी, और ये भी ए बी सी डी, यानी एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो फिर से अपने इक्वल आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, ये आइडेंटिटी बनता है, यानी दो बार आप रोटेशन करें काउंटर क्लॉकवाइज तो फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब नेक्स्ट वाई, वाई क्या है, वो वाई एक्सिस के अलोंग वो है आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये सी बी राइट साइड पे है, रिफ्लेक्शन से क्या होगा, ये चीज़ लेफ्ट साइड पे चली जाएगी और यही साइड राइट साइड पे आ जाएगी, यानी ये डी ए है तो ये डी ए इधर आ गया और सी बी लेफ्ट साइड पे चला गया, ये एक बार रिफ्लेक्शन होगी, ये वाई बन गया। अब वाई स्क्वायर बनाना हो तो फिर वाई की रिफ्लेक्शन करेंगे अबाउट वाई एक्सिस। अब ये क्या है कि ए डी ये राइट साइड पे है तो ये फिर से लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड पे है बी सी वो राइट साइड पे आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने बताया था कि डी एन में हर बार ऐसे होगा, कोई भी फिगर होगी तो रिफ्लेक्शन से ये होगा कि एक बार वो उल्ट हो जाएगी और जब फिर से हम रिफ्लेक्शन करेंगे फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो हर बार यही होगा कि वाई का स्क्वायर क्या होगा, वो आइडेंटिटी होगा, लेकिन जो होगा एक्स के जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज पे जाके या डिफरेंट पावर पे जाके वो आइडेंटिटी होगा। अब ये हमने एक बार रोटेशन अलग अलग कर ली, एक बार हमने रिफ्लेक्शन अलग अलग कर ली, अब हम कंबाइन करते हैं, यानी रोटेशन भी करते हैं और रिफ्लेक्शन भी करते हैं। तो पहले ये एक्स था तो मैं एक्स वाई बनाने लगा हूँ, तो एक्स से क्या है होगा, जब आपने एक्स वाई बनाना तो आपने क्या करना है, एक्स की रिफ्लेक्शन करनी है, यानी अबाउट वाई एक्सिस। तो ए डी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और बी सी राइट साइड पे चला जाएगा, ये एक्स वाई बनेगा। अगर आपने वाई एक्स बनाना हो, क्योंकि यही कम्बिनेशन थे पॉसिबल, ये तो आइडेंटिटी हो गया था, तो एक्स वाई और वाई एक्स यही कम्बिनेशन बनेंगे। तो अब अगर वाई एक्स बनाना हो तो ये आपका वाई है, तो यहाँ से देखें एक्स क्या करता है, इसकी रोटेशन करता है। तो रोटेशन कैसे होगी, काउंटर क्लॉकवाइज 180 डिग्री पे, ये ए पॉइंट सी की जगह जाएगा, सी ए की जगह जाएगा और डी बी की जगह जाएगा, और इस तरह बी डी की जगह जाएगा। तो ये फिगर बनेगी ए डी सी बी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स वाई की जो फिगर बनी है और जो वाई एक्स की फिगर बनी है वो दोनों सेम है, ए डी बी सी और ये भी ए डी बी सी। तो यानी इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है, और एक्स की हमने 2 बार रोटेशन की
काउंटर क्लॉकवाइज, तो वो क्या हो गया, वो आइडेंटिटी हो गया। इस तरह वाई का 2 बार रिफ्लेक्शन लिया, वो भी आइडेंटिटी हो गया। और एक्स वाई, जैसे ये देखें ना, हमने एक्स वाई बनाया, फिर हम एक्स वाई बनाए, तो फिर से क्या होगा, ये ओरिजिनल यानी इसी के इक्वल आ जाएगा, डी ए बी सी, इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह ये बनेंगे। तो पेपर में भी इस तरह क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट द D2 या कंस्ट्रक्ट लीन V4 या लीन 4 ग्रुप। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे कि x हम रोटेशन और y को हम रिफ्लेक्शन कंसीडर कर लेंगे, और उसके बाद हम ये पॉसिबल फिगर्स बनाएंगे, और उसके बाद हम कैलेज टेबल बना के और लिख देंगे कि ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है, लीन 4 ग्रुप और V4 ग्रुप। V4 एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स वाई होल स्क्र इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और अभी हम देख रहे थे इसमें यही एलिमेंट बनते हैं, आइडेंटिटी एक्स वाई और एक्स वाई। ये देखें उधर वाई एक्स भी बना था, लेकिन इधर हमने सिर्फ वही तरतीब के साथ लिखने होते हैं। इस तरह की तरतीब लिखनी होती है कि जिससे आप जनरेट करवा रहे हैं, तो जो लेफ्ट साइड पे यानी एक्स और वाई, तो एक्स को लेफ्ट साइड पे आना चाहिए और वाई को राइट साइड पे आना चाहिए। तो ये तरतीब होनी चाहिए, यानी एक्स लेफ्ट पे वाई राइट पे, यानी इसमें वाई एक्स नहीं हम लिख सकते, सारे एलिमेंट इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब कैलेज टेबल बनाने लगा, आइडेंटिटी एक्स वाई, और इधर भी आइडेंटिटी एक्स वाई। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी, यानी पहले तो ये रो मल्टीप्लाई होकर सेम वही आ जाएगी, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। एक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वो आइडेंटिटी होता है। अभी हमने देखा था कि जब डबल रोटेशन हमने की थी वो आइडेंटिटी के इक्वल था, ये यहाँ से हम बाई डेफिनेशन भी देख सकते हैं। फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो गया, वैसे लिख दिया। फिर हमने एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। अब एक्स स्क्वायर वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर डेंटी हो गया, तो डेंटी वाई से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देगा, वाई देगा। तो ये तो सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन थी। अब ये करते हैं, वाई को डेंटी से किया तो वाई आ गया। अब y को x से करें तो y x आंसर बनता है। तो हम डायरेक्ट x y नहीं लिख सकते। हाँ, फिर ये है कि वो हमने जो फिगर्स बनाई वहां से देखेंगे कि y x किसके इक्वल था। वहां पे हमने देखा था कि y x और x y दोनों इक्वल थे, तो यहाँ पे y x इज इक्वल टू एक्स वाई। या हम इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी यहाँ से ये देखें मैंने y x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की हुई है, यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये गिवन है। अगर होल स्क्वायर है तो इसका मतलब मैं इसको एक्स वाई डॉट एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से y राइट साइड पे, तो यहाँ से इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे राइट साइड पे इन्वर्स बनेगा। और इस तरह इस x को जब मैं लेफ्ट राइट साइड पे लेके जाऊंगा, तो ये यहाँ पे यानी लेफ्ट साइड, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड से उठाया, तो ये लेफ्ट साइड पे इन्वर्स बनेगा। वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, वाई एक्स इज इक्वल टू, अब x का इनवर्स क्या है, यानी x को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आइडेंटिटी आएगा, x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये देखिए आइडेंटिटी कब आ रहा है, जब आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसका मतलब x का इनवर्स क्या है, x खुद ही है। तो x इनवर्स किसके इक्वल आएगा, x के। और y का इनवर्स ये देखें, ये y पड़ा हुआ, तो y को भी जब आप y के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर आंसर आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब y का भी इनवर्स क्या है, y खुद ही है। तो यहाँ से x इनवर्स की वैल्यू x लिख दी, y इनवर्स की वैल्यू y लिख दी, तो y x इज इक्वल टू एक्स वाई बनता है। तो ये एक्स वाई लिखा क्यों, क्योंकि हमने ये जो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं इन्हीं में से हमने आंसर लिखने होते हैं, तो हम उल्टा आंसर नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे एक्स आना चाहिए, राइट साइड पे वाई आना चाहिए। अब वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्केयर, या तो हम देख लें कि ये डबल रिफ्लेक्शन है तो वो भी आइडेंटिटी होती है, या हम ये देख लें कि बाई डेफिनेशन वाई स्केयर इसमें किसके इक्वल था, आइडेंटिटी के इक्वल था। अब इसके बाद y को हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो y को जब हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा वाई एक्स वाई, वाई यानी इसके साथ यहाँ पे y लगेगा। अब वाई एक्स उल्ट एलिमेंट है, तो उसका आंसर किसके इक्वल था, एक्स वाई के इक्वल था। अब जो एक्स वाई यानी इसका राइट साइड पे y आ रहा है, वो इस y से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई स्केयर बनेगा, तो एक्स वाई स्केयर आइडेंटिटी हो गया, यानी सिर्फ x आंसर आएगा हमारा। इस तरह ये भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स वाई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई को जब हम एक्स से करेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई एक्स, तो जो एक्स के बाद वाई एक्स है वो एक्स वाई के इक्वल, तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, सिर्फ वाई आंसर आ जाएगा। इस तरह एक्स वाई को जब हम वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वाई यहाँ से राइट साइड से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया, सिर्फ एक्स आंसर आ जाएगा। और इस तरह एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई होल स्क्वायर, तो ये बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी की इक्वल है। तो अब ये देखें लीन 4 में हमने उसकी वो फिगर्स भी बनाई और उसका कैलेज टेबल भी बनाया। तो लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, बाय कैलेज टेबल आर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेटिस्फाइड, हेंस लीन 4 और V4 फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन या
अंडर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, आप इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद ये लाइन जो प्रीवियस लीन फोर ग्रुप उसी की आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे द सिमेट्रिक ग्रुप S3 और D3, यानी इस ग्रुप का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, और इसका नाम S3 या D3, या कह लें कि D3 और S3 ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। जो D3 है वही S3 है, जो S3 है वही D3 है। लेकिन ये है कि जब n की वैल्यू 3 हो, या कह लें कि ऐसी रिजिड बॉडी जब उसमें 3 इक्वल साइड्स हों, तो उसको हम S3 से, यानी ये ग्रुप ऑफ परमुटेशन भी बनता है, उसमें भी 6 एलिमेंट बनते हैं और D3 में भी 6 एलिमेंट बनते हैं, इसलिए ये आइसोमॉर्फिक भी हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ S3 को। द ग्रुप जनरेटेड बाय द रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइएंगल इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप S3। अब ट्राइएंगल यहाँ पे इक्विलेटर लिख लेना चाहिए था। द ग्रुप जनरेटेड बाय द रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप S3। ये S3 की डेफिनेशन है, यानी जिसमें ऐसी ट्राइएंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, उसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शन से जो ग्रुप बनेगा उसको हम S3 से डिनोट करते हैं। और ये किसके आइसोमॉर्फिक है? ये D3 के आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि D3 में भी क्या होता है, 3 इक्वल साइड्स होती है। S3 इज आइसोमॉर्फिक टू D3, एक्स वाई से जनरेट होता है, और यहाँ पे क्या होगा, x का ऑर्डर 3 होगा, यानी x हमारे पास क्या होती है, ये रोटेशन होती है। तो अब ये देख लें, ट्राइएंगल को जब हम 3 बार रोटेट करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ये नेक्स्ट हम फिगर्स देखेंगे। और रिफ्लेक्शन से ये 2 बार रिफ्लेक्शन करने से, और एक्स वाई होल्स करिए आइडेंटिटी इक्वल आएगा। और इसके मैंने एलिमेंट भी लिस्ट डाउन किए हैं। आइडेंटिटी x आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर जब आप रोटेशन करेंगे वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो यानी इसमें यहाँ तक बनेंगे। फिर y, और रिफ्लेक्शन करेंगे तो फिर वाई स्क्वायर वो आइडेंटिटी के इक्वल, तो यही बनेगा। फिर इनकी प्रोडक्ट करनी होती है, यानी आइडेंटिटी वाई से मल्टीप्लाई होगा वो वाई हो गया, एक्स फिर वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, और फिर एक्स स्क्वायर वाई। इस तरह ये 6 एलिमेंट बनते हैं। ये नेक्स्ट हम फिगर से भी देखेंगे कितनी पॉसिबल रोटेशन बन सकती हैं। लेट एक्स डिनोट्स द रोटेशन एंड वाई डिनोट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्राइएंगल ABC। इसमें हमने ABC ट्राइएंगल उसको डिस्कस करना है। तो सेम ये देखें, ये डेफिनेशन A और B के साथ भी लिख सकते थे, यानी यहाँ पे अगर A एलिमेंट ले लें, यहाँ पे B ले लें, तो यहाँ पे बनेगा A क्यूब, और यहाँ पे बनेगा B स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये कहने का मतलब इसमें A का ऑर्डर 3 होगा, B का ऑर्डर 2 होगा, और AB का ऑर्डर भी 2 होगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे A डिनोट्स द रोटेशन एंड B डिनोट्स द रिफ्लेक्शन। कभी कभी R और S में भी आ जाता है, फिर हम उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने ट्राइएंगल ले लीजिए ABCD, किसी भी तरह आप ABC ट्राइएंगल ले लें, चाहे यहाँ A ले लें, यहाँ से ले लें। लेकिन ये है कि ये जो आपने नंबर लिखने या लेटर लिखने हैं, ये एक तरतीब से लिखने हैं, ABC, यानी ये नहीं है कि आप इसमें 3 है, वैसे इधर से भी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज ही लिखना होता है। ये यानी एक फिक्स कर ले रूल कि हमने काउंटर क्लॉकवाइज ही लिखने हैं। ABC एक ट्राइएंगल ले ली, यानी अभी तक इसको कोई रोटेशन नहीं की, पहले हमने जो ट्राइएंगल ली उसको हमने आइडेंटिटी का नाम दे दी। अब मैंने इसमें x लिखा, x क्या है, वो रोटेशन है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो अब ये देखें, यही कह लें कि आपने यहाँ से ये साइड उठानी है, इसको आपने अप करना है, और ये साइड जब आपकी कह लें कि इस तरफ को रोटेट होके यहाँ पे आएगी, तो ये क्या बनेगी, यानी यहाँ पे इस तरह, यानी ये C साइड इस तरफ ग्राउंड पे आ जाएगी, या कह लें कि या C साइड इधर नीचे आएगी, तो ये बनेगा CAB। फिर रोटेशन करेंगे, फिर B क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, यानी इस तरह, यानी कह लें ट्राइएंगल को हम रोटेट करवा रहे हैं, फिर B यहाँ पे आ जाएगा, और C इधर चला जाएगा, और A ऊपर चला जाएगा। और फिर जब हम रोटेशन करेंगे तो A यानी ये यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, C यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। पिछले में ये देखें हम 180 पे करते थे, अब इसमें हम जस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 60 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो हमने बस उतना करना होता है कि जिससे वो फिर से अपनी यानी पहले जैसी शेप उसकी नज़र आनी चाहिए, चाहे पॉइंट डिफरेंट हो जाए। अभी ये देखें ना, रहेगी तो वही ट्राइएंगल ही, यानी इक्विलेटरल ट्राइएंगल रहेगी। जब ये पॉइंट नीचे आएगा, जब ये पॉइंट नीचे आएगा, फिर ये पॉइंट नीचे आएगा। तो अब ये देखें, जब मैंने एक्स क्यूब किया यानी 3 बार रोटेशन की, तो ये ABC, तो फिर से वही जो पहली ट्राइएंगल थी वही बन गई। तो इसका मतलब एक्स क्यूब किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें एक्स क्यूब क्या होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ट्राइएंगल को जब आप 3 बार रोटेट करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, इसलिए इसमें एक्स का ऑर्डर क्या होता है, वो 3 होता है।
अब बी क्या है, वो रिफ्लेक्शन है अबाउट वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखें रिफ्लेक्शन आप इधर से भी करवा सकते थे, इधर से भी करवा सकते थे, लेकिन ये है कि आप इसको कह लें, यानी इसको कंसिडर कर लें कि ये आपका वाई एक्सिस है। सभी में ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस है और इसमें ये आपका वाई एक्सिस है। तो इसके अबाउट आपने क्या करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है। वाई क्या होगा, अब ये देखें रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये बी साइड राइट साइड पे है, ये लेफ्ट पे चली जाएगी, और ए लेफ्ट पे है, ये राइट पे आ जाएगी। तो ये बनेगा सी बी ए, ये रिफ्लेक्शन हो गया। फिर जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो ए फिर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, बी राइट साइड पे आ जाएगा, यानी फिर से वही फिगर बन गई ए बी सी, यानी ये आइडेंटिटी के इक्वल बन जाएगा। अब ये कितने एलिमेंट बने, आइडेंटिटी को छोड़ के देखें, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और यानी वो तो फिर से आइडेंटिटी हो गया। या कह लें कि ये तीन फिगर्स हैं, ये वाली और ये वाली और इसके बाद ये वाली, यानी ये तीन फिगर्स हैं जिसमें आइडेंटिटी नहीं आ रहा। अब हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब पहले देखें मैंने एक्स वाई बनाया, एक्स क्या था, ये वाली फिगर थी। अब वाई क्या है, इसकी आप रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन कैसे होगी, ए राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे चला गया, और सी लेफ्ट साइड पे था, वो राइट साइड पे आ गया, यानी इस तरह वाई एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन होगी। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई है। अब एक्स स्क्वायर वाई कैसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर इसकी रिफ्लेक्शन करें, सी लेफ्ट साइड पे चला गया, बी यहाँ से राइट साइड पे आ गया, ये उसकी रिफ्लेक्शन होगी, और वो आइडेंटिटी का उसको हम नहीं कुछ भी कहेंगे। अब ये बना एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई। अब उल्टा एलिमेंट बनाने लगा हूँ वाई एक्स, ये वाई बना हुआ, एक्स कैसे बनेगा, इसकी रोटेशन करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, यानी ए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे चला जाएगा, सी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। तो ये पॉइंट बन गया ए सी बी, ये वाई एक्स बन गया। अब वाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, यानी ये वाई एक्स बना हुआ, इसको फिर एक बार रोटेट कर दें तो ये वाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बी पॉइंट नीचे है तो बी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ए पॉइंट ऊपर है तो ये सी पॉइंट पे आ जाएगा, और सी पॉइंट इस बी पॉइंट पे आ जाएगा, यानी इस तरह ये रोटेशन हो जाएगी। तो ये बना ए सी बी। अब हम चेक करने लगे हैं कौन कौन सी फिगर्स इक्वल आ रही हैं। ये देखें एक्स वाई किसके इक्वल आ रहा है, यानी ये ए सी बी और ये भी ए सी बी, यानी ये दोनों फिगर्स आपस में इक्वल आ रही, ठीक है। यानी एक्स वाई किसके इक्वल आ रहा है, वो वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी यहाँ भी वाई एक्स स्क्वायर लिखा होगा, उसकी जगह हम क्या लिख लिया करेंगे, एक्स वाई लिख लिया करेंगे, यानी एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए। और वाई एक्स, यानी वाई को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये उल्टा एलिमेंट आ रहा है, लेफ्ट साइड पे एक्स होना चाहिए, राइट साइड पे वाई होना चाहिए। तो वाई एक्स वाली फिगर देखें और एक्स स्क्वायर वाई वाली देखें, ये भी ए सी बी और ये भी ए सी बी, यानी वाई एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल होगा। तो वो मैंने आगे लिखा भी है क्लियरली। एक्स क्यूब हमने किया, यानी 3 बार रोटेशन की तो आइडेंटिटी, एक्स वाई होल स्क्वायर ये भी आइडेंटिटी, 2 बार हमने रिफ्लेक्शन किया वो भी आइडेंटिटी, और वाई एक्स एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है, और वाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। वी कैन आल्सो प्रूव दीज रिजल्ट्स बाई टेकिंग ए एज रोटेशन एंड बी एज रिफ्लेक्शन, यानी हम इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे ए में हो, चाहे एक्स में हो, चाहे आर एस में। तो ये मैंने इसका टेबल ए बी में भी बना दिया है ताकि वो, यानी जिस तरह भी हो आपने उस तरह से फिर टेबल बना लेना। दस वी हैव D3, यानी D3 है या S3 है, सेम नाम है। ये दो एलिमेंट ए और बी से जनरेट होगा, ये कह लें कि ये ए और बी रिफ्लेक्शन और रोटेशन से जनरेट होगा। इसमें यह होगा कि ए का ऑर्डर 3 होगा, यानी ऐसी फिगर जिसमें 3 बार आप रोटेशन करें तो वो आइडेंटिटी हो जाए, यानी अपने इक्वल आ जाए, तो वो रेगुलर ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हो सकती है। इसके बाद बी का, यानी कोई भी फिगर है उसका आप रिफ्लेक्शन लें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, वो कोई भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसके एलिमेंट लिखे हैं आइडेंटिटी ए इसके, जैसे हमने एक्स में लिखे थे वैसे मैंने ए में लिख दिए, ए और बी में लिख दिए। अब मैं इसका कैलेज टेबल बनाने लगा हूँ, उसके बाद हम लिख देंगे कि ये ग्रुप है। S3 इज इक्वल टू, यानी ये मैंने उसकी फिर से प्रॉपर्टी लिख दी और ये मैंने एलिमेंट भी लिख दिए। अब टेबल मैंने इसका वो सारा कैलकुलेट नहीं किया हुआ, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, फिर आप ये है कि वो खुद देख लेंगे किस तरह इसका टेबल बन रहा है। इधर ये हम एलिमेंट लिख देते हैं और इधर भी लिख देते हैं, यानी एक ये कॉलम में हमने लिख देने होती हैं और एक ये, तो अंडरस्टूड है ना आपको, ये तो बात इलम में होगी पहले। आइडेंटिटी से जब मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट वही। अब मैं ए से करता हूँ, ए आइडेंटिटी से होगा ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब वो आइडेंटिटी की इक्वल था। ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी, ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी, और ए जब ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बी, तो वो ए क्यूब आइडेंटिटी होता है। आंसर क्या आ जाएगा,
सॉरी ये वाला कर रहा था, ए को ए स्क्वायर से करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला आंसर आएगा बी, यानी ए क्यूब हो गया, ए क्यूब आइडेंटिटी हो गया, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ए स्क्वायर आइडेंटिटी से हुआ ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब वो आइडेंटिटी हो गया, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ए फोर होता है। अब इसमें ए थ्री अलग कर देंगे क्योंकि ए थ्री आइडेंटिटी था, तो ए फोर को मैंने ए थ्री अलग कर दिया, तो वो आइडेंटिटी हो गया, ए आंसर आ गया। इस तरह ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी, फिर ए स्क्वायर ए बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें यहाँ से ए मिलेगा इसके साथ, और यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा, तो ये ए क्यूब बन गया, आइडेंटिटी हो गया, सिर्फ बी आंसर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए फोर अभी हमने देखा कि ए क्यूब अलग कर दें, ए के इक्वल आ जाता है, तो ए बी आंसर यहाँ पे ये बनेगा। अब ये बी को आइडेंटिटी से किया, बी आ गया। अब बी को यहाँ से बस स्टार्ट होता है, यहाँ से, यानी बी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है, बी ए आता है। अब यहाँ पे इस सेट में तो कहीं बी ए लिखा ही नहीं हुआ, तो हमने इस सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे ए आना चाहिए या राइट साइड पे बी आना चाहिए, या दूसरा लेफ्ट साइड पे एक्स और राइट साइड पे वाई, यानी उससे भी हम टेबल बना सकते थे जैसे हम रोटेशन कर रहे थे। तो अब उसके मुताबिक यह है कि बी ए, उधर हमने देखा था कि जो वाई एक्स था वो एक्स स्क्र वाई के इक्वल था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बी ए इज इक्वल टू ये ए स्क्र बी के इक्वल बनेगा। ये यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 लिखा, ए बी डॉट ए बी इज इक्वल टू 20, तो ये ए राइट साइड पे जाएगा और यहाँ से बी भी राइट साइड पे जाएगा, ये दोनों इनवर्स बनेंगे, बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए इनवर्स किसके इक्वल है और बी इनवर्स किसके इक्वल है, तो इसमें ए इनवर्स से मुराद कि ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आएगा। तो ए को अगर आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखें, ए को अगर आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर 20 बनता है। इसका मतलब ए का इनवर्स क्या है, ए स्क्वायर है, और बी सेल्फ इनवर्स होता है क्योंकि बी को बी से ही मल्टीप्लाई करवाए फिर 20 होता है, बी इनवर्स बी के इक्वल, ए का इनवर्स ए स्क्वायर के इक्वल, तो बी ए किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी के इक्वल, या जैसे हमने वो फिगर बनाई हम वहीं से लिख देंगे बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, और इस तरह बी ए स्क्वायर निकालना। नेक्स्ट जब हम ये देखें बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बी ए स्क्वायर बनेगा। अब बी ए स्क्वायर ये कैसे बनेगा, यानी इसी को मैंने, ये था ना बी ए, यहाँ भी राइट साइड पे ए से मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बना बी ए स्क्वायर, और यहाँ बना ए स्क्वायर बी और साथ ए मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया था। यहाँ पे मैं बी ए की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी यही ए स्क्वायर बी वो लिखने लगा हूँ, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ए फोर बनेगा, ए फोर उसमें ए क्यूब अलग कर देंगे, आइडेंटिटी हो गया, ए बी के इक्वल आएगा, यानी बी ए स्क्वायर ए बी के इक्वल आएगा। या सिंपली आप याद रखना हो तो ये देखें ए का इसमें ऑर्डर होता है 3। अब यहाँ पे देखें अगर इस तरफ पावर 1 आई है और दूसरी तरफ आपको 2 लिखनी पड़ेगी, यानी 3 पूरी करने के लिए, और इधर अगर 2 आई है तो दूसरी तरफ आपको 1 लिखनी पड़ेगी। ये याद रखने के लिए हिंट है कि पावर आपने 3 पूरी करनी होती है। कह लें कि जितनी भी यहाँ पे पावर होती है 3 होती है तो 3 पूरी करनी होती है, 4 होती है तो 4 पूरी करनी होती है, 5 होगी 5 पूरी करनी होगी, या n होगी तो n पूरी करनी होगी, यानी जो इधर ए की पावर होगी जो इधर ए की पावर होगी उन दोनों को ऐड करने से आंसर n आना चाहिए। तो b का ऑर्डर 2 ही होता है, तो वो लेफ्ट साइड पे b की पावर 1 आती है और राइट साइड पे भी 1 आती है। तो यहाँ से b को जब आपने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी ए स्क्वायर वो ए बी के इक्वल होता है। अब b को b से करेंगे बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हो गया क्योंकि ये गिवन है। अब जब आप b को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखें, यानी b को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये देखें मैं वैसे बोल के बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, बी यानी यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बी लिखा जाएगा। अब बी ए यानी इतना जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, बी ए का भी आपने आंसर निकाला ए स्क्वायर बी, यानी इस सारे एलिमेंट की जगह ए स्क्वायर बी लिखा जाएगा। तो ए स्क्वायर बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 20 होता है तो आंसर क्या आएगा, जस्ट ए स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह बी ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर और ये बी मिलकर बी ए स्क्वायर बनेंगे, बी ए स्क्वायर ए बी के इक्वल होता है, तो ए बी जब इस बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर राइट साइड पे है तो वो आइडेंटिटी हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरह हम ये ए बी को आइडेंटिटी से किया, फिर ए बी को ए से किया। अब यहाँ पे ए बी और यहाँ पे यानी इसके साथ राइट साइड पे यहाँ पे ए लिखा जाएगा, यहाँ पे ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, बी ए का आप आंसर लिखेंगे ए स्क्वायर बी, वो इससे मिलेगा ए क्यूब बी बनेगा, ए क्यूब आइडेंटिटी हो गया, सिर्फ बी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम ये टेबल बनाएंगे, इसका सारे पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट फिर से क्या आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं, यानी इसी सेट के अंदर है। तो हम लिखेंगे बाय कैलेज थ्योरम, बाय कैलेज टेबल,
all properties of group are satisfied, hence S3 forms a group. अब नेक्स्ट डाईहाइड्रल ग्रुप आ गया D4, यानी अब इसमें n की वैल्यू 4 आ गई. द ग्रुप जनरेटेड बाय द रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ स्केयर इज कॉल्ड डाईहाइड्रल ग्रुप D4. यानी ये इसकी डेफिनेशन है. अब स्केयर की 4 साइड्स होती हैं, वो 4 की 4 इक्वल होती हैं, तो हमने DN पढ़ा था n इक्वल साइड्स. तो 4 इक्वल साइड के लिए आप स्केयर एक फिगर ले सकते हैं, यानी ABCD एक स्केयर होगा, उसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शन से जो ग्रुप बनेगा वो D4 बनेगा. तो ये देखें D4, अब इसमें मैंने लिखा था कि DN हो तो यहाँ पे A की पावर n आनी होती है, और यहाँ पे 4 है तो A की पावर 4 आ गई. B का ऑर्डर 2 ही रहता है, AB का ऑर्डर भी 2 रहता है. इसमें एलिमेंट बनेंगे आइडेंटिटी A स्केयर A क्यूब, A4 पे जाके आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर B स्केयर पे जाके आइडेंटिटी होगा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ. फिर इनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी को B से करेंगे B, A को B से करेंगे AB, फिर A स्केयर B, फिर A क्यूब B, यानी ये पॉसिबल कम्बिनेशन ये बन सकती हैं. लेट A इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन और B क्या होती है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस. अब हम इसकी वो फिगर बना के डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका ऑर्डर 4 आता है, कैसे इसका ऑर्डर 2 आता है, और कैसे ये आइडेंटिटी बनता है, कैसे एलिमेंट कौन एलिमेंट किसके इक्वल होता है वो हम देखेंगे. यहाँ में देखें पहले ABCD कोई एक स्केयर मैंने ले लिया, उसका मैंने आइडेंटिटी का नाम दे दिया. अब A क्या है, क्योंकि मैंने बोला था XY में भी कर सकते हैं, या AB में भी कर सकते हैं, या RS में भी कर सकते हैं. A क्या है, रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये A पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, B पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और यानी अब ये देखें 90 पे रोटेशन हो रही है, क्योंकि रोटेट करेंगे तो रहेगा वही स्केयर, यानी पहले जैसे ही होगा, लेकिन ये है कि पॉइंट अपनी जगह पे चेंज हो जाएंगे. तो A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे चला गया, C यहाँ पे चला गया, D यहाँ पे चला गया. फिर A स्केयर में फिर रोटेशन होगी, A ऊपर चला गया, B C D, फिर A क्यू में फिर रोटेशन होगी, A यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया, बाकी फिर वो A B C D इस तरह. और फिर जब हम रोटेशन करेंगे A4 तो ये बन गई A B C D. तो अब ये देखें ये वाली फिगर और ये वाली फिगर ये दोनों सेम है, यानी A की आप 4 बार रोटेशन करें, या कह लें कि स्केयर की जब हमने 4 बार रोटेशन करनी होती है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, इसलिए इसमें A का ऑर्डर क्या होता है वो 4 होता है. अब रिफ्लेक्शन Y क्या होता है रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पे हम Y एक्सिस यानी यहाँ पे Y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा DA, यानी ये लेफ्ट साइड पे था, ये राइट साइड पे आ गया, और CB राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे चला गया. तो रिफ्लेक्शन मैंने बताया था कोई भी फिगर हो जब हम उसका 2 बार रिफ्लेक्शन करेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो B स्केयर इसमें आइडेंटिटी के इक्वल होगा. अब मैं पॉसिबल कम्बिनेशन यानी ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी छोड़ के इनका, यानी A का B के साथ, फिर A स्केयर का B के साथ, फिर A क्यूब का B के साथ, और फिर इस तरह B का A के साथ, B का A स्केयर के साथ, और B का A क्यूब के साथ, ये अब मैं पॉसिबल कम्बिनेशन बनाने लगा हूँ. ये देखें AB, यानी A क्या है ऑलरेडी रोटेशन हुई ये वाला. B क्या करता है इसकी रिफ्लेक्शन लेगा, ये BA राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, BA लेफ्ट साइड पे आ गया, और CD ये देखें आप, यानी ये फिगर इसकी CD वाली राइट साइड पे आ गई. ठीक है, इस तरह A स्केयर B इसकी आप रिफ्लेक्शन करेंगे. रिफ्लेक्शन क्या होगी Y एक्सिस के अबाउट, तो BC लेफ्ट साइड पे है तो BC ये देखें राइट साइड पे आ गया, और AD राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया. फिर A क्यूब B, यानी A क्यूब की हमने रिफ्लेक्शन करनी है, तो ये ADCB, यानी ये DC राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे चला गया, ये देखें, और ये AB ये लेफ्ट साइड पे है तो ये देखें AB राइट साइड पे आ गया, ये A क्यूब B बन गया. अब उल्ट करते हैं, BA बनाते हैं. B क्या है ये वाला, A क्या है, यानी B पहले है A बाद में है, यानी पहले आप B देखेंगे, फिर इसकी रोटेशन करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज. A D की जगह चला जाएगा, D C की जगह चला जाएगा, C B की जगह चला जाएगा, और B A की जगह आ जाएगा. ये देखें DCB A, B A स्केयर, यानी इसी की फिर रोटेशन कर दें, क्योंकि B A है, फिर एक बार काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो A इधर चला गया, ADCB, B A क्यू में फिर आप रोटेशन कर दें तो ये देखें ये पॉसिबल फिगर्स, यानी जो भी कम्बिनेशन बन सकते थे वो मैंने बना दिए. अब हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट किसके इक्वल है. अब यहाँ पे देखें ये AB किसके इक्वल आ रहा है, AB आ रहा है BA क्यूब की इक्वल. ये देखें ये भी वही फिगर ADCB, और ये भी वही फिगर है ADCB. तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB किसके इक्वल है, या BA AB लिख लेते हैं. ये बात AB किसके इक्वल है, BA क्यूब की इक्वल है. नेक्स्ट A स्केयर B, ये आ गया हमारा A स्केयर B, और ये देखें B A स्केयर, ये सेम दोनों फिगर, ये देखें आप चेक कर सकते हैं दोनों फिगर सेम है,
यानी ये भी ए डी सी बी और ये भी ए डी सी बी। तो यानी इसमें हम लिखेंगे कि ए स्केयर बी इज इक्वल टू बी ए स्केयर। इसके बाद ये ए क्यूब बी आ गया। अब ये देखें ए क्यूब बी, ये बी ए के इक्वल होता है। ये क्या है, ए डी सी बी और ये भी ए डी सी बी। तो इसमें ये देखें कि हमने 4 बार रोटेशन की तो आइडेंटिटी बना, 2 बार रिफ्लेक्शन की आइडेंटिटी बना, ए बी का स्केयर करें वो भी आइडेंटिटी बनता है, बी ए इज इक्वल टू ए क्यूब बनता है, बी ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी बनता है और बी ए क्यूब इज इक्वल टू ए बी। अभी जो मैं बता रहा था कि इसमें अब ए का ऑर्डर था 4। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे पावर कितनी है 1, तो राइट साइड पे आपको 3 लेनी पड़ेगी 4 पूरी करने के लिए। लेफ्ट साइड पे 2 आई, राइट साइड पे भी आपको 2 लेनी पड़ेगी 4 पूरी करने के लिए। यहाँ पे ये 3 आई तो राइट साइड पे भी आपको 1 लेनी पड़ेगी 4 पूरी करने के लिए। तो ये इसमें यानी जहाँ पे बी ए लिखा होगा हम उसकी जगह ए क्यूब बी लिखा करेंगे। सिर्फ उल्ट की जगह लिखना, ये नहीं है कि कहीं ए स्केयर बी लिखा तो आप उसकी जगह बी ए स्केयर लिख दें। जहाँ पे उल्टे एलिमेंट होंगे उनकी जगह हम ये सीधे एलिमेंट लिखेंगे। और नेक्स्ट मैं इसका कैरेज टेबल बनाता हूँ। डाइहेड्रल ग्रुप D4। तो इसमें ये मैंने एलिमेंट सारे लिस्ट डाउन कर दिए और ये टेबल भी लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले आइडेंटिटी के साथ, फिर एक साथ, फिर ए स्केयर के साथ, ए क्यूब तक ये सिमिलर हो जाता है। यहाँ पे जब हम बी को आइडेंटिटी से करते हैं, ये भी बी, जब बी को ए से करते हैं, ये बी को ए से करते हैं, तो अब आंसर आता है बी ए। इसको आप ए बी नहीं लिख सकते क्योंकि बी ए इसमें ए बी के इक्वल है ही नहीं। तो हम बी ए का आंसर इनमें से देखेंगे किसके इक्वल है। तो यहाँ से जैसे हमने वो पहले किया था कि बी ए इक्वल टू ए इनवर्स बी बनता है, तो यहाँ पे ए का इनवर्स यानी ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। ए को आप ए क्यूब से करेंगे, ए 4 बनेगा, तो D4 में ए 4 पे आइडेंटिटी होता है। तो इस तरह लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू ए क्यूब बी, या बी ए स्केयर की वैल्यू ए स्केयर बी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने वो फिगर्स बनाई वहाँ से भी आप वैल्यूज याद रख सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि ए की वो पावर इसमें 4 पूरी करनी पड़ेगी तो वो हमने वो लिखनी होती है। तो इस तरह ये सारी पॉसिबल, यहाँ पे मैं कोई एक आर्बिट्रेरी लेके मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ किस तरह बनेगा। जैसे ये देखें ए बी को, ये ए बी आ गया, इसको फर्ज करें मैं ये ए स्केयर बी से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। बाकी आप देख लेना, खुद बना लेना। आइए देखें बनेगा ए बी ए स्केयर बी, ए बी ए स्केयर बी, यानी सेंटर में आ रहा है बी ए स्केयर, यानी लेफ्ट साइड पे ए है राइट साइड पे बी है और सेंटर में आ रहा है बी ए स्केयर। जो सेंटर में बी ए स्केयर लिखा हुआ वो उल्टा एलिमेंट लिखा हुआ है। अब बी ए स्केयर हमने वो फिगर से भी देखा और यहाँ से भी देख सकते हैं ए स्केयर बी की इक्वल है। तो ए स्केयर लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, बी राइट साइड पे हो जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड पे ए स्केयर इस ए से मल्टीप्लाई होगा, जब इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा ए क्यूब, और जो बी है वो इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो वो बी स्केयर, तो बी स्केयर आइडेंटिटी होता है, आंसर जस्ट क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये कैलज टेबल बनाना होता है। ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय कैलज टेबल, हेंस D4 फॉर्म्स अ ग्रुप। इस तरह हमने ये लास्ट पे लिख देना होता है। अब नेक्स्ट मैंने D5 भी बनाया है, उसका टेबल आप खुद बना लेंगे। तो ये जस्ट मैंने इसमें क्या होगा, n की वैल्यू 5 होगी। द ग्रुप जनरेटेड बाय रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पेंटागन, यानी पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो पेंटागन आप रेगुलर पेंटागन कह सकते हैं, यानी उसमें 5 साइड इक्वल भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने DN में पढ़ा था कि n इक्वल साइड इज कॉल्ड डायगोनल ग्रुप। इसको डायगोनल ग्रुप भी बोलते हैं D5। तो इसमें क्या होता है कि x का ऑर्डर अब 5 होगा। तो आप ये देखें 5 साइड्स वाली जब फिगर है तो जब आप उसकी 5 टाइम्स रोटेशन करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। रिफ्लेक्शन 2 बार करने से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो इसमें ये मैंने एलिमेंट भी लिखे हैं, आइडेंटिटी x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4, फिर y, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट यानी xy एक्स स्क्वायर y एक्स क्यूब y और x4y। तो अब ये देखें मैंने पहले लिखा, कहीं से भी आप स्टार्ट करवा सकते हैं, A B C D E, यानी 5 इसमें साइड्स हैं। तो A B C D इसको मैंने आइडेंटिटी का नाम दे दिया। x क्या है, रोटेशन होगी, A यहाँ से B वाली जगह पे जाएगा, B C वाली जगह पे जाएगा, C D वाली जगह पे। इस तरह ये रोटेशन होगी, फिर ये रोटेशन होगी, फिर ये रोटेशन होगी, ये रोटेशन होगी। और जब पांचवी बारी आप क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, तो A B C D E यानी फिर से वो पहले वाली फिगर आ जाएगी A B C D। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलेंगे कि ये इसमें x का ऑर्डर क्या है, 5 है, यानी x 5 पावर पे जाके आइडेंटिटी होता है। और इस तरह आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो रिफ्लेक्शन हम अबाउट y एक्सिस लेंगे। तो ये देखें यहाँ से ये कॉर्नर आप यहाँ पे बना लेंगे, इसलिए फिर वो y एक्सिस के अराउंड आपको वो लेना, यानी सिमेट्रिक रहेगा ना अबाउट y एक्सिस। तो फिर यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे। अब ये देखें D यहीं पे रहेगा, CB लेफ्ट साइड पे है, तो CB राइट साइड पे है, लेफ्ट पे चला गया।
ई ए लेफ्ट पे था तो वो, यानी ये देखें ई ए यहाँ पे लेफ्ट पे है तो ये यहाँ पे राइट पे आ गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। फिर रिफ्लेक्शन करेंगे तो वही अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी आइडेंटिटी पे आ जाएगा। अब हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी एक्स का वाई के साथ, फिर एक्स स्क्वायर का वाई के साथ, फिर एक्स क्यूब का वाई के साथ, फिर एक्स फोर का वाई के साथ, इस तरह फिर वाई का एक्स के साथ, वाई का एक्स स्क्वायर के साथ, वाई का एक्स क्यूब के साथ और वाई का एक्स फोर के साथ। तो ये देखें एक्स वाई कैसे बनेगा, यानी जो हमारा एक्स था उसी की आपने रिफ्लेक्शन करनी है। उसमें एक्स में था कि सी पॉइंट यहाँ पे था, ये बी ए उधर राइट पे था, इधर लेफ्ट पे आ गया, और डी ई उधर लेफ्ट पे था, इधर राइट पे आ गया, ये रिफ्लेक्शन होगी। फिर एक्स स्क्र वाई के है, एक्स स्क्र की हम रिफ्लेक्शन करेंगे, एक्स क्यूब वाई के है कि ये एक्स क्यूब की रिफ्लेक्शन करेंगे, और एक्स फोर वाई के है ये एक्स फोर की रिफ्लेक्शन करेंगे। फिर वाई एक्स के है, वाई एक्स के है कि जो आपका आपने पहले रिफ्लेक्शन की थी उसकी अब आपने रोटेशन करनी है। जैसे ये आप देखें ये आपका वाई था, ये आपका वाई था, तो ये वाई, इसकी अब आपने रोटेशन करनी है। ए यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये बनेगा ए, यानी ए यहाँ से कहना स्टार्ट कर लें, ए ई, यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे आएगा बी। तो ये देखें ये मैंने बनाया हुआ ए ई डी सी बी, तो ये वाई एक्स बन गया। अब इसी की हम वन बाई वन रोटेशन करते जाएंगे, वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स क्यूब और वाई एक्स फोर, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करनी। अब यहाँ से देखें क्लियरली एक्स फाइव, यानी 5 बार जब आपने उसको रोटेट किया तो वो आइडेंटिटी हो गया, वाई स्क्वायर भी आइडेंटिटी हो गया, ये चीज़ें हमने लिख ली, यहाँ से नोट कर ली। अब वाई एक्स, ये देखें ये वाई एक्स की फिगर है, ये देखें किसके इक्वल बनती है, ये इसके इक्वल बन रही है। ये भी देखें ये भी ई डी सी बी ए और ये भी ई डी सी बी ए, यानी वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर वाई, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, और वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और वाई एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ पे फिर देखें इसमें x की पावर 5 थी, अब यहाँ पे देखें इधर 1 और इधर 4, 5 पूरी होगी, इधर 2 है तो इधर 3 लेंगे ये भी 5 पूरी होगी, और इधर 3 है इधर 2 लेनी पड़ेगी ये भी 5 पूरी होगी, और इधर 4 है और इधर 1 लेनी पड़ेगी ये भी 5 पूरी होगी। तो जहां भी ये उल्टे एलिमेंट लिखा होगा, वाई एक्स लिखा होगा, वाई एक्स स्क्वायर लिखा होगा, वाई एक्स क्यूब लिखा होगा, तो उसकी जगह हम ये सीधे एलिमेंट यानी लेफ्ट साइड पे एक्स होना चाहिए, राइट साइड पे वाई होना चाहिए, ये आंसर लिखेंगे हम इन जनरल। अब ये मैंने इनको जनरल बोल दिया कि फॉर डी एन वी हैव वाई एक्स रेज पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई, और वाई एक्स रेज पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी इधर ये देखें एन माइनस वन पावर है, इधर पावर 1 है, तो आप जब ऐड करेंगे तो पावर n रह जाएगी, इधर n माइनस टू है इधर 2 है, तो जब आप ऐड करेंगे तो n रह जाएगी। यानी कहने का मतलब कि x और y की पावर, आपने y की पावर तो रहती है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे y की पावर तो 1 ही आनी थी, यहाँ पे ये x की पावर में 2 आएगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे x की पावर में ये 2 आना है तो ये पावर 2 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये x की पावर n रह जाएगी। तो इस तरह अगर मैं कहूँ D6 की बात करें तो उसमें क्या होगा, अगर y एक्स स्क्वायर में पूछूं तो वहाँ पे वो बनेगा एक्स फोर वाई के इक्वल, क्योंकि आपने x की पावर 6 पूरी करनी होती है। इस तरह फिर हम कैलस टेबल बनाते हैं, तो मोस्टली ये D4 तक आते हैं, या D5 ये ज़्यादा लेंथी हो जाता है, D4 या S3 इसके बारे में पेपर में भी पूछा जाता है, और इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। इसके बाद फिर हमने वो सपोज करना होता है कि रोटेशन क्या, कौन सा वेरिएबल आप ले रहे हैं और रिफ्लेक्शन कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, और उसके बाद आपने ऑल पॉसिबल फिगर्स बनानी है। ऑल पॉसिबल फिगर्स बनाने के बाद फिर आप कैलस टेबल बनाएंगे, कैलस टेबल बनाने के बाद फिर हम लिखेंगे कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप आर सेटिस्फाइड बाय कैलस टेबल, और वहाँ पे वो किसी एलिमेंट का इन्वर्स भी पूछ सकता है। तो इन्वर्स में ये होता है कि जहाँ पे आइडेंटिटी लिखी होती है तो आप देखेंगे किस एलिमेंट को किस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी आया, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो इस तरह हम इन्वर्स भी पूछ सकते हैं, जैसे कह ले वो कहे फाइंड द इन्वर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन S3, तो S3 में क्या है कि आप उसका टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद जहाँ पे आइडेंटिटी लिखा होगा टेबल में, तो आप देखेंगे आइडेंटिटी कैसे बनता है, यानी किसको किससे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी बनता है, वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाए। तो इस तरह फिर हमने ये सॉल्व करने होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये बहुत अहम है, ये आपने वैल्यूज याद भी रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, वहाँ पे हम वो इसके सेंट्रलाइजर सेंटर वगैरह फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे इनकी वैल्यूज फिर हम डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे, वहाँ पे फिर हमें ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है।